दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चिनाई से पहले ईंटों को पानी में तर क्यों किया जाता है, या ये कि वीडियो गेम्स में चीट कोड्स क्यों बनाए जाते हैं। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि बिल गेट्स ने अपने टेड टॉक के दौरान हॉल में मच्छरों से भरे एक जार को क्यों खोल दिया था? नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो ऐसा बहुत कुछ है जो आप मिस कर सकते हैं। शुरू करेंगे बिना किसी देरी के ऑसम फैक्ट से भरा ये सफर, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। दोस्तों, इस महामारी के चलते हमारे समाज के सबसे निचले तबके की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक सभ्य समाज का सबूत देते हुए हमें इस मुश्किल वक्त में हर उस इंसान की मदद करनी चाहिए जिसकी भी हम कर सके। इसी मकसद से मैंने पूरी जिम्मेदारी से ये फैक्टिफाइड मदद फंड बनाया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप भी अगर कुछ सहयोग कर सकें तो करें। बाकी डिटेल्स आपको YouTube कम्युनिटी या फिर हमारे Facebook पेज पे मिल जाएगी। खैर, शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, सूखी हुई चीजें आसानी से चिपक जाती हैं, जबकि पानी में भीगी हुई चीजों को चिपकाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने कभी घर की कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी होगी तो आप भी जानते होंगे कि ईंटों की चिनाई करने से पहले उन्हें पानी में तर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? नहीं जानते ना, मैं बताता हूँ। दोस्तों, सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर को पीसकर 1600 डिग्री सेल्सियस पर रोटरी भट्टी में पकाया जाता है, जिसके बाद उसके अंदर की सारी नमी खत्म हो जाती है। इसके बाद बचे हुए चून को ठंडा करके उसमें जिप्सम, फ्लाई ऐश और दूसरे एड मिक्सचर मिलाकर सीमेंट तैयार होता है। अब ये सीमेंट हमेशा पुनः अपने उसी खोए हुए पानी के लिए प्यासा रहता है। जब सीमेंट और पानी को मिलाया जाता है तब एक रिएक्शन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है और सीमेंट फिर चट्टान में बदल जाता है। अब हम ये जानते हैं कि सीमेंट को पत्थर बनने के लिए नमी चाहिए, और हम ये भी जानते हैं कि ईंटें पोरस होने के कारण अपने अंदर नमी समाये रख सकती हैं। सीमेंट की इसी हाइड्रेशन प्रक्रिया के बेहतर तरीके से काम करने के लिए ईंटों को तर करके चिनाई करी जाती है। दीवार में भीगी हुई ईंट लगाने से ईंट भी सीमेंट के साथ जुड़कर पत्थर सी मजबूत हो जाती है। इसके अलावा चिनाई पूरा होने के 8 से 10 घंटे बाद दीवार की तराई भी करनी पड़ती है, क्योंकि हवाएं आपके सीमेंट के मसाले के पानी को सुखा देती हैं, जिससे हाइड्रेशन की प्रक्रिया में बाधा पड़ सकती है। तो बंधु, कुछ समझे? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, पबजी फीवर लॉकडाउन के इस फ्री टाइम में लोगों पर जम के चढ़ा हुआ है। वेले नूब गेमर्स को और चाहिए क्या था। लेकिन दोस्तों, पीसी और कंसोल में गेम्स खेलने वाले सभी गेमर्स जानते हैं कि गेम्स में चीट कोड्स लगाए जा सकते हैं, जिससे आपके लिए गेम आसान हो जाती है। आपने भी अगर GTA वाइस सिटी या सैन एंड्रियास खेली है तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीट कोड्स आखिर बनाए क्यों जाते हैं? नहीं, इन्हें गेम को आसान करने के लिए नहीं बनाया जाता। दरअसल जब एक गेम का नया लेवल तैयार होता है तब डेवलपर्स इन्हीं चीट कोड्स की मदद से पहले वाले लेवल्स जल्दी से खत्म करके उस नए लेवल पर पहुंचते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं। हो गए ना फैक्टिफाई? नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबा देना। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इजराइल और जॉर्डन के बीच एक लैंडलॉक्ड समुद्र मौजूद है जिसका नाम मृत सागर या फिर डेड सी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समुद्र का नाम आखिर डेड सी क्यों रख दिया गया? नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, वैसे तो ये झील देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसे दुनिया की वन ऑफ द सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी भी माना जाता है। और ऐसा इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से है, क्योंकि मृत सागर समुद्र तल से 304 फीट नीचे स्थित है और ये आसपास के विशाल इलाके की बारिश और सतह के पानी को अपने अंदर समाता रहता है। ये पानी चट्टानों और जमीन से सॉल्ट्स और मिनरल्स अपने साथ डेड सी में डालता तो रहता है, लेकिन इनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। गर्मियों की तपती धूप में यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पानी एवेपोरेट होता है, जो अपने पीछे सॉल्ट्स और मिनरल छोड़ता जाता है। 65,000 सालों से लगातार चल रही इसी प्रक्रिया की वजह से मृत सागर का पानी इतना नमकीन हो गया है कि इसमें कोई जलीय जीव या फिर मछली जिंदा ही नहीं रह सकती, और इसीलिए इसका नाम डेड सी पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये यहाँ आने वाले सैलानियों को हीलिंग सॉल्टी मड बाथ और इसके मैजिकल वाटर्स में फ्लोटिंग के मजे लेने से नहीं रोक पाता,
डेड सी में नमक की हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से पानी की बुयांसी आपको डूबने नहीं देती और आप पानी में फ्लोट करते हैं। ये दुनिया के एक वन ऑफ द रेयरेस्ट एक्सपीरियंसेस में से शामिल है। डेड सी में फ्लोट करना खुद में ही एक कमाल का एक्सपीरियंस है। फैक्ट नंबर 4, बात हो रही है एक्सपीरियंसेस की, तो ये फोटोग्राफ है एक एनेकोइक चैम्बर की, जिसे दुनिया का सबसे खामोश कमरा माना जाता है। और दोस्तों, एनेकोइक रूम में जाने का एक्सपीरियंस दुनिया के सबसे अजीबोगरीब शारीरिक अनुभवों में से एक है। इस रूम को एक्सपीरियंस करने वालों को यहाँ बिना रोशनी के ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने का चैलेंज दिया जाता है। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक अंधेरे नॉइसलेस रूम में रहना क्या चैलेंज है, तो आपको ये भी बता दूं कि एक एनेकोइक चेंबर में ज्यादातर लोग कुछ मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाते। इसका कारण है कि इस चेंबर की दीवारें तीखे नुकीले कोन से भरी होती हैं, जो साउंड वेव्स को चूस लेती हैं। इस वजह से चैम्बर के अंदर साउंड की मौजूदगी 0 डेसिबल से भी नीचे नेगेटिव में होती है। जब लाइट ऑफ की जाती है, तब एक इंसान का दिमाग और कान सभी तरह की धीमी से धीमी आवाजें भी पकड़ने लगते हैं। चूंकि किसी भी बाहरी साउंड को तो सुना नहीं जा सकता, लोगों को अपने ही शरीर के अंदर की हरकतों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एकदम गुप्त अंधेरे में लोगों को अपनी धड़कन, फेफड़े, खून का बहाव और हड्डियों के कटकटाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये सब साउंड्स एक इंसान को डिसोरिएंट कर देती हैं और उन्हें खड़े रहने में भी मुश्किल आती है। दोस्तों, मिनेसोटा अमेरिका में स्थित एनेकोइक चेंबर में सबसे ज्यादा देर तक रुकने का रिकॉर्ड 45 मिनट का है। तो क्या आप भी दुनिया के सबसे खामोश कमरे का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, साइंस में हमने पढ़ा है कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो एटम्स या फिर अणुओं से बनी होती है। हम, आप, ये मोबाइल, आपका घर, बिल्डिंग्स सब एटम से ही बनते हैं। इस हिसाब से एक ऐसा साइंटिस्ट जो एटम्स पर स्टडी कर रहा हो, एटम्स का एक ऐसा ग्रुप है जो खुद यानी कि एटम्स पर ही स्टडी कर रहे हैं। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, टेड टॉक्स तो आप जानते ही होंगे। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स, एंटरप्रेन्योर्स और कई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज को बोलने के लिए बुलाया जाता है। टेड टॉक्स की कुछ सबसे यादगार स्पीचेस में बिल गेट्स की 2009 वाली ये स्पीच शामिल है, जिसके दौरान उन्होंने एक मच्छरों से भरा जार कॉन्फ्रेंस हॉल में खोल दिया था। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है। फिर मच्छरों से भरे एक जार का ढक्कन खोलते हुए वो कहने लगे कि कुछ मच्छर मैं भी लाया हूँ। ये बीमारी सिर्फ गरीबों को हो, इसकी कोई वजह नहीं। दोस्तों, बिल गेट्स को आप माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर आदमी की हैसियत से तो जानते होंगे, लेकिन क्या आप गरीबों और बेसहारों की अपने बिलियंस ऑफ डॉलर से मदद करने वाले फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स के बारे में जानते हैं? दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि बिल गेट्स अपने रेगुलर ऑफिस वर्क से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब वो अपना सारा ध्यान दुनिया के कुछ सबसे पिछड़े इलाकों में हेल्थ केयर बेहतर करने में और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में लगाते हैं। और वो ऐसा अपनी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए करते हैं, जिसकी नेटवर्थ $46 बिलियन है। और दोस्तों, ये दुनिया की सबसे अमीर प्राइवेट फाउंडेशन है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, ये जान के आपको गर्व होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में हैं। यहाँ दुनिया भर में फीमेल पायलट्स की ग्लोबल एवरेज 5.18% है। वहीं भारत में 12.4% पायलट्स महिलाएं हैं। और तो और दुनिया में सबसे ज्यादा फीमेल पायलट्स हायर करने वाली टॉप 3 एयरलाइंस भी इंडियन हैं, जिसमें इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया शामिल हैं। क्या ये जानकर अच्छा महसूस हुआ? फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, आपने कई बैंक डकैतियों की कहानियां सुनी होंगी या फिर मूवीज में देखी होंगी, लेकिन क्या आप दुनिया की एक ऐसी अनोखी बैंक रॉबरी के बारे में जानते हैं जिसमें उस देश का राष्ट्रपति खुद शामिल हो? जी हाँ, ये वाकया हैरान तो करता है, लेकिन बिल्कुल सच है। 17 साल पहले की ये घटना इराक की है, जहाँ के सेंट्रल बैंक से डकैती में कुल $1 बिलियन यानी कि आज के हिसाब से करीब 7,500 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। बात मार्च 2003 की है, जब इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था। कहते हैं कि अमेरिका ने इराक पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी, जिसकी भनक सद्दाम को लग गई। हमले से कुछ घंटे पहले सद्दाम हुसैन के बेटे कुसाई बगदाद स्थित इराकी सेंट्रल बैंक पहुंचे और बैंक मैनेजर को एक पर्ची थमाई, जिस पर लिखा था कि सुरक्षा कारणों से
बैंक के सभी पैसों को राष्ट्रपति ने दूसरी सुरक्षित जगह ले जाने का आदेश दिया है। अब चूंकि उस समय इराक में तानाशाह सद्दाम हुसैन का खौफ था, इसीलिए बैंक मैनेजर कुछ नहीं बोला और पैसों को ले जाने की इजाजत दे दी। इसके अलावा उस बेचारे के पास रास्ता भी क्या था। कहते हैं कि लूट की रकम को ट्रकों में भरने में ही करीब 5 घंटे लग गए थे। फिर जब जगह नहीं बची तो कुछ पैसे छोड़ भी दिए गए। इस बैंक डकैती की बात दुनिया को तब पता चली जब अमेरिकी सेना ने इराक पर बमबारी की और फिर इराकी सेंट्रल बैंक पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद काफी छानबीन हुई। सद्दाम हुसैन के महल में भी जांच की गई, जहां से बड़ी मात्रा में नोट मिले, लेकिन वो नोट लूट की रकम का हिस्सा नहीं थे। पहले सद्दाम और फिर कुजै हुसैन की मौत के बाद लूट का ये पैसा कहाँ है, ये एक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, ये बैंक डकैती इतिहास की बाकी बैंक डकैतियों में सबसे अनोखी इसलिए भी है क्योंकि इस लूट में एक भी गोली नहीं चली और न ही किसी तरह की जोर जबरदस्ती हुई। है ना फैक्टिफाइंग। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि किसी महान आर्टिस्ट की पेंटिंग की नीलामी हुई और वो करोड़ों अरबों में बिकी। कला की वैसे तो कोई कीमत नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज तक की सबसे महंगी पेंटिंग कितने में बिकी? नहीं जानते तो जान ले कि महान पेंटर लियोनार्डो दा विंची की 500 साल पुरानी एक पेंटिंग सैल्वाडोर मुंडी 2017 की एक नीलामी में लगभग 3000 करोड़ रुपए में बिकी थी और इसके बाद ये अब तक की बिकने वाली सबसे महंगी पेंटिंग बन गई। इससे पहले सबसे महंगी पेंटिंग पाब्लो पिकासो की द वुमेन ऑफ अल्जियर्स थी। पिकासो की ये पेंटिंग 2015 में 1200 करोड़ रुपए में बिकी थी। इन दोनों ही पेंटिंग्स की नीलामी क्रिस्टी नाम की एजेंसी ने करवाई थी। सैल्वाडोर मुंडी का मतलब दुनिया का रक्षक होता है और ये उन चुनिंदा 20 पेंटिंग्स में शामिल है जिन्हें पूरे दावे के साथ विंची द्वारा पेंटेड माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये पेंटिंग लगभग 500 सालों तक गायब थी और ऐसा भी माना जाता है कि सन 1950 में इसे नकली करार देकर $45 या फिर 3500 रुपए में खरीदा गया था। उससे भी हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि 2017 की उस नीलामी के बाद ये पेंटिंग फिर कभी नहीं देखी गई। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मशहूर तानाशाह नेपोलियन का लिंग उसकी मौत के 150 साल बाद $3000 या 2,30,000 रुपए से भी ज्यादा में बिका था? नहीं जानते? दरअसल नेपोलियन की 1821 में मृत्यु के बाद अगले दिन उनकी बॉडी की ऑटोप्सी उनके पर्सनल डॉक्टर ने खुद की थी। ये ऑटोप्सी वैसे तो 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के सामने की गई थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर नेपोलियन के लिंग को काटने और फिर छिपाने में कामयाब रहा। बाद में डॉक्टर ने ये लिंग एक पादरी को दे दिया। आगे चलकर पादरी की अगली पुश्तों ने इसे लंदन के एक कलेक्टर को बेच दिया। फिलहाल नेपोलियन का लिंग अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट जॉन लेटिमर के पास है, जिन्होंने इसे 1972 में $3000 देके खरीदा था। है ना एक तानाशाह के लिंग का ये सफर कितना अनोखा। खैर, अब इस वीडियो का आखिरी और बोनस फैक्ट। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो खाने की चीजें आज हमारे यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों में खाई जाती हैं, क्या आज से 1000 साल पहले भी भारतीय खाना ऐसा ही था? नहीं भी सोचा तो भी बता दूं कि खान पान की जो आदतें आज हमारे समाज में हैं, वैसी हमेशा से नहीं थी। 1000 साल पहले ना तो हमारे पास आलू था और ना ही टमाटर। जी हाँ, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर गेहूं, बाजरा, चावल, गन्ना, मसाले और दालें आदि ही हमारे यहाँ की प्रमुख फसलें थी और यही खान पान का हिस्सा भी। यूरोपीय फसलों में सबसे पहले आलू, शकरकंदी, शिमला मिर्च, मक्का, टमाटर, अमरूद, मूंगफली और पपीता जैसी फसलों ने 16वीं और 17वीं सदी में हमारे यहाँ एंट्री की। कोकोआ और सूरजमुखी जैसी फसलें तो अभी हाल ही में 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे यहाँ आई हैं। तो अब सोचिए, इन सब फसलों और सब्जियों के बिना ऐसी कितनी क्विजीन्स होंगी जो हमारे पूर्वजों ने कभी चखी भी नहीं होंगी, लेकिन आज वो हमारे खान पान की आदतों का एक हिस्सा है। खैर, आदत तो आपको हमारी भी हो चुकी है, इसीलिए तो हम भी आते रहते हैं आपके लिए इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट्स लेकर। फिलहाल आज यही खत्म होता है फैक्टिफाइड हिंदी पर ये सफर। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।